In continuation of the last videos on phase rule of BSc Part 2 Physical Chemistry, the first topic in this video we are going to take up is प्रावस्था नियम के लाभ, that is advantages of phase rule. जैसा कि हमने देखा, प्रावस्था नियम ऊष्मागतिकी पर आधारित है, जो कि एक यथार्थ साइंस है, यानी एग्जैक्ट साइंस है. अतः प्रावस्था नियम को एक यथार्थ नियम कहा जा सकता है. इस नियम द्वारा विषमांगी साम्य के अध्ययन में कुछ लाभ हैं, जिन्हें निम्न प्रकार हम वर्णित करते हैं. पहला, भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के विषमांगी साम्यों का अध्ययन इस नियम के द्वारा किया जा सकता है. पदार्थ की मात्रा, प्रकृति अथवा अभिक्रिया का प्रावस्था नियम से कोई संबंध नहीं है. मात्र प्रावस्था संख्या तथा उसका संगठन ही तंत्र के अध्ययन के लिए पर्याप्त है. प्रावस्था नियम प्रयोग करते समय पदार्थ की संरचना यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी किसी प्रकार की पूर्व धारणा की आवश्यकता नहीं होती है. भिन्न भिन्न प्रकार के विषमांगी साम्यों की डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर एक साथ वर्गीकृत करने की भी आवश्यकता नहीं होती है. प्रावस्था नियम विभिन्न तंत्रों के आचरण के पूर्वानुमान में भी सहायक सिद्ध होता है. अब हम आते हैं प्रावस्था नियम की कुछ सीमाएं हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर दोज लिमिटेशंस ऑफ फेज रूल. प्रावस्था नियम का उपयोग करते समय हमें निम्नलिखित सीमाओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है. पहला, प्रावस्था नियम में केवल ताप, दाब व संघटन अर्थात 3 चरों पर ही विचार किया गया है, जबकि चुंबकीय, विद्युत एवं विकिरणशील प्रभावों जैसे चरों पर विचार नहीं किया गया है. प्रावस्था नियम में गुरुत्वाकर्षण बल पर भी कोई विचार नहीं किया गया है. कोई प्रावस्था ठोस अथवा द्रव इतनी सूक्ष्म रूप से भी विभाजित नहीं होनी चाहिए, यानी फाइनली डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए कि वह पृष्ठ तनाव तथा वाष्प दाब से प्रभावित हो जाए. कुछ विशेष अवस्थाओं में प्रावस्था नियम पर कुछ अतिरिक्त रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं. ऐसी अवस्था में फेज रूल अंडर रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस और रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल का उपयोग हमें करना पड़ता है. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है गिब्स प्रावस्था नियम के व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल. माना कि साम्यावस्था में स्थित किसी विषमांगी तंत्र में पी प्रावस्था है तथा सी घटक है. तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि या चरों की संख्या एफ है. यह संख्या उस संख्या के बराबर होगी जिन्हें तंत्र को पूर्णतः व्याख्या करने के लिए निश्चित कर दिया जाता है. क्योंकि तंत्र की अवस्था ताप व दाब पर निर्भर होगी, अतः तंत्र में 2 चर तो होंगे ही. सांद्रता चर प्रावस्थाओं की संख्या पर निर्भर होती है. यदि किसी प्रावस्था में सी घटक है तो एक घटक को छोड़कर अन्य घटकों की सांद्रता का संगठन ज्ञात हो तो उसे एक घटक की सांद्रता बची हुई सांद्रता से ज्ञात की जा सकती है. जैसे अगर हमारे पास एक प्रावस्था में 4 घटक हैं और 3 घटकों की सांद्रता 90% है, तो ऑटोमेटिकली जो चौथा घटक है उसकी सांद्रता 10% फिक्स्ड की जा सकती है. अतः एक सी घटक वाली प्रावस्थाओं में C-1 चरों की सांद्रता निश्चित करना आवश्यक है. लास्ट वाली ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो गई है. उस आधार पर पी प्रावस्था वाले तंत्र में सांद्रता चरों की कुल संख्या P × C-1 की आवश्यकता होगी. ताप तथा दाब चरों को सम्मिलित करने पर चरों की कुल संख्या P × C-1 + 2 होगी. ऊष्मागतिकी के अनुसार जब कोई विषमांगी तंत्र स्थिर दाब व ताप पर साम्य में होगा तो किसी दिए हुए घटक का रासायनिक विभव यानी केमिकल पोटेंशियल म्यू प्रत्येक प्रावस्था में समान होगा. माना कि घटक I 3 प्रावस्थाओं A, B और C में है, तो घटक I को इन 2 समीकरणों के रूप में लिखा जा सकता है. μI of A = μI of B and μI of A = μI of C. अतः प्रत्येक घटक जिसके 3 प्रावस्थाएं साम्य में हो, उपरोक्त 2 समीकरण ज्ञात होते हैं. इसलिए सामान्यतः प्रत्येक घटक के P प्रावस्थाओं में होने पर P-1 समीकरण ज्ञात होंगे. इसलिए C घटकों के लिए C × P-1 समीकरण ज्ञात होंगे. क्योंकि रासायनिक विभव दाब, ताप तथा संगठन का फलन होता है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समीकरण एक चर को प्रदर्शित करता है. अतः कुल ज्ञात चरों की संख्या बराबर है C × P-1, क्योंकि कुल चरों की संख्या = P × C-1 + 2. अतः अज्ञात चरों की संख्या = कुल चरों की संख्या माइनस कुल ज्ञात चरों की संख्या. अतः अज्ञात चरों की संख्या = P × C-1 + 2 - C × P-1.
हम ब्रैकेट्स खोलकर जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है अज्ञात चरों की संख्या इज इक्वल टू पी सी माइनस पी प्लस टू माइनस सी पी प्लस सी। जब हम कॉमन टर्म्स विथ ऑपोजिट साइंस को कैंसिल करते हैं तो हमें फाइनल इक्वेशन प्राप्त होती है अज्ञात चरों की संख्या इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। अर्थात तंत्र को पूर्णतया परिभाषित करने के लिए इन चरों की संख्या को जो स्वेच्छा से निश्चित कर देते हैं, इसलिए ये तंत्र की स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या के बराबर होगी, अर्थात f इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फेज रूल। एप्लीकेशंस ऑफ फेज रूल में हम सबसे पहले लेते हैं एक घटक तंत्र को, यानी वन कंपोनेंट सिस्टम को। जल तंत्र, गंधक तंत्र और कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र यानी वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम जो होते हैं वो एक घटक यानी वन कंपोनेंट सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। एक घटक तंत्र में C का मान 1 है, अतः C का मान प्रावस्था नियम में रखने पर जो हमें प्राप्त होता है वो है F इज इक्वल टू 1 माइनस पी प्लस टू और F इज इक्वल टू 3 माइनस पी। किसी भी तंत्र में प्रावस्था की न्यूनतम संख्या 1 हो सकती है, अर्थात P इज इक्वल टू 1, अतः स्वातंत्र की कोटि F का अधिकतम मान 2 होगा, अर्थात तंत्र की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अधिकतम 2 चरों की आवश्यकता होगी, जो कि क्रमशः ताप तथा दाब है। क्योंकि किसी एक घटक तंत्र में प्रावस्था का संगठन बदलता नहीं है, अतः यह चर नहीं है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ डिग्री का न्यूनतम मान 0 हो सकता है, अतः उपरोक्त समीकरण के अनुसार प्रावस्था का अधिकतम मान 3 हो सकता है। उपरोक्त कथनों से हमने 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि एक घटक तंत्र को 2 चरों के द्वारा विभक्त किया जा सकता है, अर्थात जो प्रावस्था आरेख होता है उसको हम 2 अक्ष टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा समझाया जा सकता है, और इस आरेख को टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम कहते हैं। और एक घटक तंत्र में अधिक से अधिक 3 प्रावस्थाएं साम्य में रह सकती हैं। अब हम वाटर सिस्टम की स्टडी करते हैं। वाटर सिस्टम जो होता है वह एक घटक तंत्र है, यानी वन कंपोनेंट सिस्टम है। इस सिस्टम की स्टडी करने के लिए हम जल और वाष्प दोनों को एक बंद पात्र में लेते हैं, और अब हम इस पात्र के ताप में परिवर्तन करते हैं और तंत्र के वाष्प दाब को नापा जाता है। टेम्परेचर व प्रेशर के इन मानों से भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होते हैं, यानी हर टेम्परेचर पर प्रेशर को हम नापते हैं तो हमें 3 कर्व मिलते हैं, AO, OC तथा OB, और ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे को एक कर्व एक पॉइंट O पर काटते हैं। ये जो तीनों कर्व्स हैं वो इस ग्राफ में एक पॉइंट O पर एक दूसरे को काटते हैं। अगर हम देखें कि इसमें ये जो कर्व्स हैं वो इस ग्राफ को 3 एरिया में भी विभाजित कर रहे हैं, तो अगर हम एरियाज का सिग्निफिकेंस देखें तो हम देखते हैं जो AOC का एरिया है, इस एरिया में सिर्फ ठोस है जो कि सॉलिड बर्फ है। तो इस क्षेत्र में केवल एक प्रावस्था है, दैट इज बर्फ। अतः P का मान आया 1 और C कंपोनेंट 1 है, और यह मान अगर हम प्रावस्था नियम में रखते हैं तो F इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 2, यानी इस एरिया में किसी भी पॉइंट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वह 2 प्राप्त होता है। अतः इस क्षेत्र में तंत्र को पूर्णतया अभिव्यक्त करने के लिए टेम्परेचर तथा प्रेशर दोनों को ही निश्चित करना आवश्यक है। चित्र से हमको यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि इस क्षेत्र में किसी भी बिंदु को फिक्स मतलब इस टोटली डिफाइन करने के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर यानी 2 एक्सेस यानी 2 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये जो एरिया है, इस एरिया में जो भी पॉइंट होगा उसको टोटली डिफाइन करने के लिए हमें 2 चर की आवश्यकता होती है। अतः ये जो सिस्टम है वह 2 चर सिस्टम है और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 2 है। अब हम बात करते हैं एरिया OAB की। ये OAB है और ये टेम्परेचर एक्सिस से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में भी केवल एक ही प्रावस्था है, यानी जो कि है गैस। अतः चूंकि घटकों की संख्या इसमें भी केवल 1 है, अतः प्रावस्था नियम के अनुसार इस क्षेत्र में भी तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी, और तंत्र जो होगा इस एरिया में भी द्विचर होगा, यानी किसी भी पॉइंट पर उस तंत्र को टोटली डिफाइन करने के लिए हमें 2 फैक्टर्स की आवश्यकता होगी, टेम्परेचर और प्रेशर की। अतः हर पॉइंट इस एरिया में द्विचर होगा।
अब हम बात करते हैं एरिया जो कि ओ सी और बी से घिरा हुआ है। ये जो दो कर्व्स हैं ओ सी और ओ बी, इनके बीच में जो एरिया है उसमें पूरा सिस्टम सिर्फ एक फेज में है, दैट इज लिक्विड सिस्टम। क्योंकि इस क्षेत्र में केवल प्रावस्था जल है यानी द्रव है, अतः इस क्षेत्र में भी तंत्र को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की ही आवश्यकता होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि इस एरिया में अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो इस पॉइंट को टोटली डिफाइन करने के लिए हमें टेम्परेचर एक्सेस और प्रेशर एक्सेस दोनों के मान की आवश्यकता होगी। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो तीन एरियाज हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वेपर हो, इन एरियाज में किसी भी पॉइंट को टोटली डिफाइन करने के लिए हमें दो फैक्टर्स की आवश्यकता है, टेम्परेचर व प्रेशर दोनों की। अतः जो एरियाज हैं इन सभी तीनों एरियाज में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कर्व्स की। तो पहले हम कर्व लेते हैं ए ओ। यह जो ए ओ कर्व है यह ठोस और वाष्प इनके बीच में साम्य प्रदर्शित करता है, अतः इसे सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। अगर हम इस कर्व पर कोई सा भी पॉइंट अगर हम लें तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर बर्फ और वाष्प इन दोनों के बीच में साम्य स्थापित है। अतः इस वक्र पर दो प्रावस्थाएं विद्यमान है यानी P = 2। चूंकि तंत्र में घटकों की संख्या 1 है, दैट इज C = 1, अतः यह मान प्रावस्था में रखने पर हमें F का मान प्राप्त होता है F = 1 - 2 + 2 यानी 1। अतः वक्र पर कोई अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट पर तंत्र की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या होगी वो 1 होगी। इस प्रकार किसी भी पॉइंट पर जो इस वक्र पर होगा उसको सिस्टम को टोटली डिफाइन करने के लिए हमें केवल एक चर की या तो टेम्परेचर की या प्रेशर की ही आवश्यकता होगी। अगर हम एक चर को चूज करते हैं तो दूसरा जो चर है वह स्वतः ही फिक्स्ड हो जाता है। वक्र से यह भी स्पष्ट है कि दाब के प्रत्येक मान के लिए ताप का एक ही मान संभव होगा। वक्र के नीचे का सिरा A परम ताप तक जाता है जिसके नीचे ताप करना संभव नहीं होता है। अगर हम देखें कि ये जो हमारा कर्व OA है, अगर इस पर हम टेम्परेचर देखते हैं तो इस टेम्परेचर पर सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है प्रेशर की, और अगर हम इस प्रेशर पर इस वर्क पर प्रेशर को फिक्स कर दें तो इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी टेम्परेचर की। यानी इस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक चर को लेते हैं तो दूसरा चर ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जाता है। अतः इस वक्र पर जो पॉइंट है वह दो फेजेस के इक्विलिब्रियम में है और वह एक सिस्टम सिर्फ एक चर है और इसको हमको टोटली डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक पैरामीटर की आवश्यकता होती है। अब हम दूसरा वक्र देखते हैं O और B। यह जो वक्र है वह इस वक्र पर कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो यह पॉइंट लिक्विड यानी द्रव और वाष्प इसके बीच में साम्य स्थापित दिखाता है। अतः इसे हम जल का वाष्प दाब चक्र कहते हैं या वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं, और इस वक्र पर निम्न साम्य स्थापित रहता है, दैट इज लिक्विड एंड वाष्प। अतः इस वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर दो प्रावस्थाएं हैं एंड चूंकि C तो एक ही है अतः जो F का मान आएगा वो भी 1 आएगा, अर्थात इस वक्र पर भी तंत्र एक चर होगा। वक्र पर अगर हम X पॉइंट देखें तो इस X पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड बताता है, क्योंकि इस ताप पर जल का वाष्प दाब एक वायुमंडल के बराबर है। जैसे जैसे तंत्र का ताप बढ़ाया जाता है वाष्प दाब बढ़ता जाता है। क्रांतिक ताप TC 374 पर जल और वाष्प का घनत्व समान हो जाता है और जल उपस्थित नहीं रहता है, इसलिए चित्र में यह बिंदु B के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु B के बाद जल और वाष्प इन दोनों में जो अंतर होता है वह खत्म हो जाता है और सिर्फ एक ही हमें अवस्था मिलती है। B पॉइंट के बाद दो प्रावस्थाओं में नहीं रहता है, पूरा सिस्टम एक प्रावस्था में बदल जाता है। अब हम वक्र OC की बात करें तो ये जो वक्र OC पर कोई भी पॉइंट अगर होगा वह ठोस
और द्रव, इन दोनों के बीच में साम्य दिखाता है, अतः इसे बर्फ का फ्यूजन कर्व कहते हैं। और इस वक्र पर बर्फ और जल दोनों के बीच में साम्य स्थापित रहता है। और चूंकि इस कर्व पर भी दो प्रावस्थाएं उपस्थित रहती हैं और चूंकि सी भी 1 है, अतः एफ भी इसका 1 होता है। तो अगर हम देखें तो ये जो 3 एरियाज है, ये 3 एरियाज में प्रावस्था 1 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है सिस्टम की। और अगर हम वक्र देखें तो इन तीनों वक्र के कोई सा भी पॉइंट हम लें तो किसी भी पॉइंट पर जो सिस्टम है वह 2 प्रावस्थाओं में है और जो उस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस पॉइंट पर वो 2 है। अब हम बात करते हैं कर्व BOA' की। और जब हम B से O तक आते हैं नॉर्मल अवस्था में तो हम देखते हैं कूलिंग करने के बाद जब हम ऊपर आते हैं तो बर्फ बननी शुरू हो जाती है, यानी पानी का जमना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम बेहद सावधानी पूर्वक जल के टेम्परेचर को लो करते हैं यानी सुपर कूलिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि O पॉइंट पर पानी का जमना शुरू नहीं होता है और A' जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पर पहुंचने पर भी पानी नहीं जमता है। और जो OA' कर्व है, इस कर्व पर जो भी पॉइंट है वो 2 प्रावस्थाओं में रहता है, जल और वाष्प। यानी जो हमारा जल सिर्फ COB में ही सीमित था वह अब O पॉइंट को भी क्रॉस करके आगे चला जाता है और A' तक भी पानी रहता है। लेकिन ये जो स्टेट है यह मेटास्टेबल स्टेट कहलाती है। मेटास्टेबल स्टेट का मतलब है कोई भी सिस्टम मेटास्टेबल स्टेट में तब तक रहता है जब तक कि उस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। अगर इस पॉइंट पर अगर हमारा सिस्टम है मेटास्टेबल स्टेट में, अगर इसे डिस्टर्ब कर दिया जाए, चाहे जैसे भी डिस्टर्ब किया जाए, अगर इस सिस्टम में एक कण डाल दिया जाए बर्फ का या रेत का, या फिर अगर उसको हिला दिया जाए यानी शेक कर दिया जाए, तो क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम इंस्टेंटेनियसली सॉलिडिफाई हो जाता है। तो बिफोर डिस्टर्बेंस ये जो पॉइंट था वह बाईफेज में था और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 थी। लेकिन जैसे ही हम डिस्टर्ब करते हैं यह बाईफेज से यूनिफेज में आ जाता है, यानी टोटली सॉलिडिफाई हो जाता है, सिर्फ बर्फ रहती है। और चूंकि इसका फेज 1 है तो अब ये सिस्टम बाईफेज से यूनिफेज हो जाता है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से 2 हो जाती है और यह मेटास्टेबल सिस्टम कहलाता है। और अगर हम बात करें इस O पॉइंट की, तो ये जो O पॉइंट है यह ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। यह ट्रिपल पॉइंट इसलिए कहलाता है क्योंकि इस पर 3 फेज सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों साम्यावस्था में रहते हैं। और यह पॉइंट हमें प्राप्त होता है जब AO, BO और CO एक दूसरे को काटते हैं। अब यहाँ पर हमारे फेज का मान चूंकि 3 है और C 1 है, अतः यह मान अगर हम प्रावस्था नियम में रखते हैं तो हमें प्रावस्था मान मिलता है F = 1 - 3 + 2 = 0। यानी O पर जो ये सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह 0 है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें बर्फ, पानी और गैस तीनों साम्यावस्था में है, तो हमें इसमें टेम्परेचर और प्रेशर बताने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वह ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जाता है कि इस सिस्टम का जो प्रेशर होगा वो 4.58 mm होगा और टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 0.098 होगा। तो हमें डिफाइन करने के लिए किसी भी फैक्टर को, किसी भी पैरामीटर को, टेम्परेचर हो या प्रेशर, उसको फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, दे आर ऑटोमेटिकली फिक्स्ड। क्योंकि अगर हम देखें तो इस बिंदु पर तंत्र की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 है, अर्थात ये तंत्र अचर है। इस बिंदु पर तंत्र को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए ताप व दाब किसी के निर्धारण की आवश्यकता नहीं होती है, उनके मान स्वयं ही निर्धारित होते हैं, जो कि क्रमशः 0.098 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 4.58 मिलीमीटर है। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि तीनों प्रावस्थाएं यानी सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर सिर्फ एक ताप दैट इज 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सिर्फ एक दाब यानी 4.58 mm पर ही साम्यावस्था में रह सकते हैं।
इनमें से अगर हम किसी एक का भी परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन करते ही या तो एक प्रावस्था या दो प्रावस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और जो हमारा सिस्टम था 3 फेज से या तो वो 2 फेज हो जाएगा या 1 फेज हो जाएगा। अब हम इस वाटर सिस्टम पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की स्टडी करते हैं। माना कि एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर को हम इंक्रीज तब तक करते हैं जब तक कि हमें पॉइंट S नहीं प्राप्त हो जाता, यानी S पॉइंट पर हमारा टेम्परेचर T2 नहीं प्राप्त हो जाता, तो T2 तक हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस दौरान क्या चेंजेस आते हैं। जब हम P से आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए, तो हमारा पॉइंट P से Q तक चलता है। P से Q तक जो हमारा सिस्टम है वह 1 फेज में रहता है, यानी सिर्फ बर्फ रहती है, सॉलिड रहता है, और फेज 1 होता है और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वह 2 होती है। जब हमारा सिस्टम का जो पॉइंट है वो Q पर पहुंचता है, Q पर पहुंचते ही जो बर्फ है वो पिघलनी शुरू हो जाती है और इस पॉइंट Q पर 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं, ठोस और द्रव, और इस पर 2 प्रावस्थाएं होती हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाती है। इस Q पर अरेस्ट ऑफ टेम्परेचर होता है। जब तक हमारा जो सॉलिड बर्फ है वो पूर्णतया रूप से गल नहीं जाता, यानी जल में परिवर्तित नहीं हो जाता, वह इसी पॉइंट Q पर रहता है और टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। जब पूरा का पूरा बर्फ जल में परिवर्तित हो जाता है तो पॉइंट Q से आगे जाता है और टेम्परेचर वापस से बढ़ना शुरू करता है। और इस अवस्था में जो हमारा सिस्टम है वो एक ही फेज में होता है, यानी द्रव अवस्था में होता है, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इस अवस्था में वह 2 हो जाती है। और जब वो Q से R तक जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। R पर पहुंचने पर लिक्विड का वाष्पीकरण शुरू हो जाता है और जो हमारा सिस्टम होता है वह वापस से 2 फेज में आ जाता है, जिसमें पानी यानी द्रव और वाष्प साम्यावस्था में होते हैं और R पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वापस से 1 हो जाती है। R पर अरेस्ट ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता है जब तक सारा का सारा द्रव वाष्पीकृत नहीं हो जाता। एक बार जब सारा द्रव वाष्पीकृत हो जाता है तो वापस से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और हमारा सिस्टम R से S पॉइंट तक आ जाता है। इस S पॉइंट पर वापस से हमारे सिस्टम में जो फेज होती है वो 1 हो जाती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाती है। तो अगर हम स्टडी करें कि आप P से S तक क्या चेंजेस आए हैं, तो हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर कांस्टेंट प्रेशर पर P से Q तक हमारा सिस्टम 1 फेज में रहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। Q पर 2 फेजेस आ जाती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाती है। Q से R तक वापस हमारा जो सिस्टम होता है वो 1 फेज में आ जाता है, यानी यूनिफेज में आ जाता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाती है। और R पर वापस से हमारा सिस्टम यूनिफेज से बाईफेज हो जाता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से 1 हो जाती है। R के बाद S तक आता है तो हमारा सिस्टम वापस से बाईफेज से यूनिफेज हो जाता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाती है। अब हम इस एक पॉइंट लेते हैं V। इस V पर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं T पर और हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं। जब हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो V से हमारा पॉइंट U तक चलता है। V से U तक जो सिस्टम है वह 1 फेज में रहता है, यानी सॉलिडाइज रहती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। जब हमारा सिस्टम U पर आता है तो बर्फ का वाष्पीकरण शुरू हो जाता है और सिस्टम बाईफेज हो जाता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाती है। और जब तक पूरी की पूरी बर्फ वाष्पीकृत नहीं हो जाती, सिस्टम इसी पॉइंट पर रहता है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। जैसे ही सारी बर्फ वाष्पीकृत हो जाती है वैसे ही प्रेशर वापस से और कम होने लगता है और W पर आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वापस से हमारा जो फेज़ है, हमारा जो सिस्टम है उसमें 1 फेज़ हो जाता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाती है। तो अगर हम देखें तो V से U तक 1 फेज़ है बर्फ सॉलिड और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। U पर 2 फेजेस है सॉलिड एंड वाष्प, यानी बर्फ ठोस और वाष्प, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है।
और U के बाद फेज़ 1 हो जाती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम वापस से 2 हो जाती है। तो हम देखते हैं इस प्रकार किसी भी पॉइंट पर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, या प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं और लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, या हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, या प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। तो किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में अगर हमें उस पॉइंट पर सिग्निफिकेंस पता है, उस एरिया का, उस कर्व का, उस पॉइंट का, तो हम फेज़ रूल के द्वारा किसी भी फेज़ डायग्राम में किसी भी अवस्था में कोई भी परिवर्तन होता है टेम्परेचर का या प्रेशर का, उसको अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और किसी भी पॉइंट पर हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी वन कंपोनेंट सिस्टम को इसके हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं, चाहे टेम्परेचर चेंज हो, चाहे प्रेशर चेंज हो। मेन थिंग इज़ कि हमें ये पता होना चाहिए कि उस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो इक्वेशन है उसको हमें कैसे अप्लाई करनी है, उस पॉइंट पर कितनी फेजेस हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं। तो अच्छी तरह से फेज़ रूल को अप्लाई करते हुए हम किसी भी सिस्टम को किसी भी पॉइंट पर टोटली डिफाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।